नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। हम सब अपने घर का बजट तो बनाते ही हैं ना, कितना आया कितना जाएगा। बिल्कुल वैसे ही पूरे देश का भी एक बजट बनता है। तो आज हम 2026-27 के इसी केंद्रीय बजट की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके खास बिंदु क्या हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल, कभी सोचा है कि एक पूरे देश को चलाने में, मतलब सड़कें बनाने से लेकर हमारी सुरक्षा तक, कितना खर्च आता होगा? चलिए पता करते हैं। और हाँ, इसका जो जवाब है वो सच में चौंकाने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली चीज जो देखने वाली है वो है वो भारी भरकम रकम जो सरकार आने वाले साल में खर्च करने का प्लान बना रही है। तो ये रहा वो नंबर, 53.5 लाख करोड़ रुपए। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये इतनी बड़ी है कि इसमें कितने जीरो हैं ये गिनना भी मुश्किल हो जाए। यही वो टोटल पैसा है जिसे सरकार हमारी सड़कों, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब हर तरह की सरकारी योजनाओं पे खर्च करने वाली है। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि खर्च कितना बड़ा है, पर सवाल ये उठता है कि भाई इतना सारा पैसा आएगा कहां से? तो चलिए अब बजट की इस किताब के दोनों पन्नों को पलटते हैं, कमाई और खर्च। यहां पर कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ है सरकार का टोटल खर्चा जो है 53.5 लाख करोड़, और दूसरी तरफ है सरकार की कमाई, मतलब टैक्स और दूसरी जगहों से जो पैसा आता है बिना उधार लिए। इसे कहते हैं नॉन डेट रिसीट्स, और यह है 36.5 लाख करोड़। तो साफ साफ दिख रहा है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया वाली बात है। खर्चा कमाई से बहुत ज्यादा है। और पता है, कमाई और खर्च के बीच का ये जो गैप है ना, इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घर में जब खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें कर्ज लेना पड़ता है, देश के साथ भी यही होता है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को भी उधार लेना पड़ता है। तो अगला लॉजिकल सवाल यही है कि सरकार ये जो इतना बड़ा घाटा है इसे भरती कैसे है, पैसा कहां से लाती है? इसका जवाब यहां है। देखिए, इस घाटे का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 11.7 लाख करोड़ रुपए, वो आता है मार्केट बोरोइंग्स, यानी बाजार से उधार लेकर। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार बॉन्ड्स बेचकर बैंकों, बड़ी बड़ी कंपनियों और आम लोगों से पैसा उधार लेती है, और जो बाकी की कमी है वो छोटी बचत योजनाओं जैसी दूसरी चीजों से पूरी होती है। तो मतलब साफ है, सरकार अपने खर्चे चलाने के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज ले रही है। अच्छा, सरकार की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया तो टैक्स ही होता है ना? और जब भी बजट आता है तो हम सब जैसे सैलरीड लोगों की नजरें एक ही चीज पर टिकी होती हैं कि भाई इनकम टैक्स में क्या हुआ। तो चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर सीधे उस चीज पर आते हैं जिसका असर हम सब की जेब पर पड़ता है। तो सवाल वही है, सरकार के इस पूरे बही खाते का एक आम इंसान की जिंदगी पर आखिर असर क्या होता है? तो लीजिए, ये है इसका सीधा सा जवाब। इस साल के बजट की जो सबसे बड़ी खबर है हम जैसे सैलरीड लोगों के लिए, वो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि जो टैक्स सिस्टम पिछले साल था वही बिल्कुल इस साल भी चलता रहेगा। जैसा कि यहां दिख भी रहा है कि 3 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स है। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, टैक्स की दर 5% से शुरू होकर 30% तक जाती है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, यही सिस्टम कंटिन्यू रहेगा। तो इस पूरे बजट से बड़ा टेक अवे क्या है, मोटी मोटी बात क्या समझनी चाहिए? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये बजट कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी का बजट है। मतलब कोई बड़े चौंकाने वाले बदलाव या नई घोषणाएं नहीं है। सरकार ने जो पुरानी आर्थिक नीतियां चल रही थी उन्हीं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। ये एक तरह से एक सधी हुई चाल का इशारा है। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ रुकते हैं। जरा सोचिए, जब कोई सरकार बजट में बड़े बड़े बदलाव करने की जगह स्थिरता को चुनती है तो ये देश की आने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या इशारा करता है? इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है।